गोल्ड हैज टू फेस अनदर बिग रेसिस्टेंस जो है 4500 का जो 200 डे मूविंग एवरेज टेक्निकली जो बात करते हैं वो अभी भी सीलिंग बरकरार है, उसको भी पार करनी है। करंटली जो प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं मे कंसिडर कंटिन्यूइंग होल्डिंग दीज पोजीशंस एंड अप्रोप्रिएट हेजिंग टेक्निक्स यदि होगा, स्ट्रेटेजीज होगा उस गेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और लॉन्ग टर्म आउटलुक जैसा हमने बोला कि गोल्ड रिमेन्स पॉजिटिव। एक जस्ट क्लियर स्ट्रैटेजी उनको बता दीजिए। बाय, होल्ड या वेट फॉर द कमिंग। आई विल आस्क अबाउट फॉर द 12 और फॉर द 18 मंथ्स। तो इन्वेस्टर्स को जिसने भी हायर लेवल पे अगर बाइंग किए हैं उनको पेशेंटली वेट करना है। उनको क्लोजली जो मॉनिटर करने वाली बात आती है, इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है 3950 और 4000 का जो रेंज है कॉमेक्स गोल्ड का, उसको मॉनिटर करते रहना है। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं स्मार्ट इन्वेस्टर विद चारू। आज मेरे साथ फिर से मैं बातचीत करने के लिए जुड़े हैं मिस्टर NS रामास्वामी फ्रॉम वेंचुरा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। नमस्ते। सर, 6 महीने पहले आपसे वर्चुअली मुलाकात हुई थी एंड हम लोग गोल्ड में रैली की उस टाइम पर बात कर रहे थे। बट सर, उसके बाद बहुत लोगों के सवाल हैं, बहुत लोग दुविधा में पड़े हुए हैं क्योंकि गोल्ड लगातार उसके बाद से नीचे आ गया है। अभी जो करंट लेवल्स की मैं बात करूं तो 4000 से $4100 के बीच में अभी रेंज में है। बट सर, वेंचुरा ने जो टारगेट दिया था 4600 टू $4800 का बाय द एंड ऑफ 2026, सर रियलिस्टिक लग रहा है अब वो? चारू, टू स्टार्ट विद योर क्वेश्चन, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी अफर्मेटिव। रियलिस्टिक लग रहा है। उसका पीछे एक बैकग्राउंड थोड़ा डिटेलिंग करना चाहूंगा। अभी फिलहाल जो गोल्ड बाउंस, जो लिमिटेड एक्सटेंट के लिए जो बाउंस हुआ, नॉट अ कंफर्म्ड ब्रेकआउट, लेकिन डेफिनेटली एक बाउंस तो दिखाई दिया। सो गोल्ड हैज एक्चुअली फाउंड इट्स फीट, बट लाइक वी से दैट इट्स नॉट येट ब्रोकन फ्री विथ ऑल द मॉनेटरी प्रेशर्स एंड ऑल। एक हमें समझने की बात है, जिस तरह का हायर यील्ड, जो ट्रेशरी यील्ड होने के बावजूद, डॉलर स्ट्रांग मजबूती होने के बावजूद और यूएस फेड की, सेंट्रल बैंक की अनसर्टेनिटी के बावजूद, वो स्ट्रक्चरल जो फ्लोर बोलते हैं गोल्ड का, वो अभी भी रिटेन्ड है। इसके मतलब ये है कि जो सेंट्रल बैंक का जो कॉन्फिडेंस ऑफ रिमेनिंग इन द रिजर्व्स एंड बाइंग गोल्ड इज कंटिन्यूस, जो सेंट्रल बैंक का थीसिस बोलते हैं या जो भी प्राइवेटली बात करते हैं, तो प्राइवेट कैपिटल हो या ऑफिशियल सेक्टर की डिमांड हो, इज डेफिनेटली वेरी मच इन प्लेस। ये एक एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आगे की आंकड़ा के लिए, जो भी हम रियलिस्टिक है कि नहीं आपने बताया, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द सेंट्रल बैंक का पोजीशनिंग। और ये जो इट इज बेसिकली क्या है, सेंट्रल बैंक ईटीएफ की तरह नहीं है या एच फंड्स की तरह नहीं है। वो एक्चुअली फ्रंट रन करते हैं इन्फ्लेशन प्रिंट की। तो जब भी इन्फ्लेशन प्रिंट आने की पहले ही उनका पूरा तैयारी हो जाती है। दे आर ऑल एक्सपेक्टिंग एवरीथिंग दैट इज इन द मार्केट। सेंट्रल बैंक्स का कंटिन्यूड बाइंग इज व्हाट इज वन थिंग। तो इसका एक मुहावरा जैसा जो बोला जाता है, फेड इज कंट्रोलिंग द वेदर बट सेंट्रल बैंक इज पोजिशनिंग द क्लाइमेट, इस तरह का जो बोला जाता है। एक्चुअली गोल्ड अभी छोटा छोटा माइनर रेसिस्टेंसेस जो रही, वो सारे माइनर रेसिस्टेंस को पार करते हुए अभी एक बिग वेव ऑफ जो टेक्निकल रेसिस्टेंस है उसके इंतजार में है। शायद $4180 के बाद ही वी हैव टू सी द टेक्निकल रेसिस्टेंस ब्रोकन, तो फिर आगे लेग मूव चालू होगा। बट सिर्फ प्राइस अभी भी इतने खास बड़े नहीं है जो अगले पड़ाव, जो लेग जो बोलते हैं, इसको मजबूती दे सकती है। क्योंकि गोल्ड हैज टू फेस अनदर बिग रेसिस्टेंस जो है 4500 का, जो 200 डे मूविंग एवरेज टेक्निकली जो बात करते हैं, वो अभी भी सीलिंग बरकरार है, उसको भी पार करनी है। तो दो मुद्दे की बात, ये जो कॉन्फिडेंस की तरह बोल सकता हूं, वो है सेंट्रल बैंक और स्ट्रक्चरल फ्लोर गोल्ड में ऑलरेडी पा गई है $4000 की। दूसरी बात जो है, सेमीकंडक्टर का जो बूम हुआ था, जो भी टेक्नोलॉजी में, ये कैपिटल पूरा का पूरा कैपिटल मूवमेंट डाइवर्ट हुआ टू चिप्स की तरफ। तो एक बार वहां पर एक क्रैक जैसा दिखाई देने लग जाएगा एआई के लेवल पे, रिवर्सल एक्सपेक्ट वहां से चालू हो जाएगा, तो गोल्ड का मजबूती दोबारा, रिवर्सल सेमीकंडक्टर लीडरशिप का वहां से
रिवर्सल होके गोल्ड की तरफ मोर स्टेबल हो जाएगा। एक स्टेबल रियल यील्ड जो अगर, यानी कि मान लीजिए एक बैकड्रॉप मिल गया, सॉफ्टर डॉलर मिल गया, और थोड़ा बहुत ईटीएफ डिमांड भी वेट थोड़ा और डाल सकेगी, तो मैं समझ रहा हूं ये सस्टेन ब्रेकआउट लेवल जो हम बोल रहे हैं 4700 या 4950 का रेंज तक 2026 में अभी भी जा सकती है। ये एक क्रूशियल पॉइंट है। लॉन्गर टर्म इज रियली कंस्ट्रक्टिव, इज नॉट एन इश्यू, टारगेट्स आर वेरी मच इन प्लेस। ओके ओके। सब वेंचुरा की ही बात नहीं करूंगी, और भी जो अदर ब्रोकिंग फर्म्स हैं, बड़े बड़े हाउसेस ने भी अपने व्यूज दिए हैं। जेपी मॉर्गन बोल रहा है 40% तक जंप देखने को मिल सकता है। टारगेट है उनका 6000 की बात कर रहे हैं वो तो इनफैक्ट। उसके अलावा गोल्डमैन सैक्स ने भी टारगेट दिया है 4900 टू 5400 के बीच में कहा है। सर ऐसे टारगेट्स को कैन बी से कि फंडामेंटली जस्टिफाइड है या खाली नैरेटिव ड्रिवन है? हाँ बिल्कुल। देखिए जेपी मॉर्गन ने एक्चुअली लोअर कर दिया था टारगेट को। इफ यू हम्म। रिमेंबर, फरवरी 26 में उन्होंने 6300 का दिया था, और वो जाके जून में उन्होंने 6300 का 6000 पे ले आया। हम्म। और मुख्य कारण जो है उनका, एक वन ऑफ द रीजंस विच दे आर वेरी बुलिश अबाउट दिस थियरी इज दैट, उनका एक मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग चाइना एंड सेंट्रल बैंक बाइंग। वही जो बात पहले प्रश्न में आप जो बोले थे और मैंने बताया था कि दो फैक्टर है, एक तो जो लिक्विडिटी, जो कैपिटल फ्लो जो सेमीकंडक्टर और चिप्स में जा रही थी, वो एक बताया। दूसरा जो बताया मैंने, सेंट्रल बैंक का स्ट्रक्चरल फ्लोर। तो यही सेंट्रल बैंक बाइंग और चाइना वाज द जेपी मॉर्गन्स आइडिया, दैट द सेंट्रल बैंक कंटिन्यूड बाइंग विल डाइवर्सिफाई डिमांड। इज डाइवर्सिफाइड डिमांड जो बोलते हैं वो एक्चुअली रियल है, वाकई में है। और स्ट्रक्चरल केस जो गोल्ड अभी भी है, तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी ये भी मानना है, जून 26 में सेंट्रल बैंक सर्वे किए थे, उन्होंने कहा कि 89% ऑफ सेंट्रल बैंक्स आर एक्सपेक्टिंग गोल्ड, ग्लोबल गोल्ड रिजर्व टू इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट ईयर। यानी कि 26, आप एकदम स्ट्रिक्टली मुझे 26 26 करके बोलने से थोड़ा स्ट्रेच भी करना पड़ेगा। हमें लग रहा है इस तरह का माहौल में थोड़ा बहुत मीडियम टू लॉन्ग टर्म का तरफ देखेंगे, तो गोल्ड रिजर्व्स भी इंक्रीज होने की संभावना है। ये जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की भी डाइवर्सिफिकेशन की बात है, तो लॉन्ग टर्म फंडामेंटल सपोर्ट कर रही है बुलिश आउटलुक के लिए। नियर टर्म मैक्रो जो हेडविंड बोलते हैं, या एक शॉर्ट टर्म प्रेशर सा है, क्योंकि एलिवेटेड इंटरेस्ट रेट्स होती है, हायर यील्ड हो रही है, डॉलर की भी थोड़ा मजबूती है, थोड़ा जो गेन्स को कैप करती जा रही है। पर भूलना नहीं चाहिए कि वो जो $4000 जो है, एक मजबूती से एक सपोर्ट सा लेवल से पकड़ के हमें अगला लेग की तरफ जाना है। तो गोल्डमैन सैक्स का 4900 5400 फोरकास्ट रियलिस्टिक लग रहा है, अनलेस सेंट्रल बैंक डिमांड जो स्ट्रेंथन करने का फर्दर जो मैक्रो कंडीशंस उनकी सपोर्टिव रहने चाहिए। ये एजम्पशन में ये सही बात है। ओके। सर दो तरह के इन्वेस्टर्स हैं। एक तो जो हायर लेवल्स पर खरीद के रुक गए हैं, होल्ड करा हुआ है इस होप में कि रिबाउंड होगा। दूसरे जो हैं ऑलरेडी जो है प्रॉफिट्स के वेट में बैठे हुए हैं कि फर्दर कुछ हो जाए। सो उनके लिए आपकी क्या अप्रोच होगी फॉर बोथ द काइंड ऑफ द इन्वेस्टर्स? हाँ यस, सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें यही देखना है कि इन्वेस्ट करना तो क्या करना चाहिए। तो बेसिकली देखिए, गोल्ड का जो लॉन्ग टर्म जैसा बताया कि फंडामेंटल्स आर रिमेनिंग कंस्ट्रक्टिव, सपोर्टेड है, क्योंकि राइजिंग ग्लोबल डेट लेवल्स भी बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूड सेंट्रल बैंक बाइंग होती जा रही है, और डाइवर्सिफिकेशन रिजर्व्स की तरफ भी बिल्डअप होती जा रही है। तो इन्वेस्टर्स को जिसने भी हायर लेवल पे अगर बाइंग किए हैं, उनको पेशेंटली वेट करना है। उनको क्लोजली जो मॉनिटर करने वाली बात आती है, इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है 3950 और 4000 का जो रेंज है कॉमेक्स गोल्ड का, उसको मॉनिटर करते रहना है। यदि आप रुपी टर्म्स में कंपेयर करेंगे, तो मान लीजिए 1,39,000 या 1,40,000 एमसीएक्स गोल्ड एक एक अहम अहम लेवल है, जो जिसको मॉनिटर करके पेशेंटली ही हैज टू वेट फॉर ए सस्टेन्ड ब्रेकआउट। एनी ब्रेकआउट ब्रेक बिलो दीज लेवल्स, ओके, ये थोड़ा डाउनसाइड ला सकती है, तो फिर मीनिंगफुल रिकवरी करने के लिए ये आ सकती है। तो यानी कि ये लेवल्स टूटने से प्रोबेबली दैट पेशेंस लेवल कैन बी ब्रोकन फॉर द इन्वेस्टर्स। बट इन्वेस्टर्स जो दूसरी बात है, करंटली जो प्रॉफिट्स में बैठे हुए हैं, मे कंसिडर कंटिन्यूइंग होल्डिंग दीज पोजीशंस,
एंड अप्रोप्रिएट हेजिंग टेक्निक्स यदि होगा, स्ट्रेटेजीज होगा उस गेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और लॉन्ग टर्म आउटलुक जैसा हमने बोला कि गोल्ड रिमेन्स पॉजिटिव, उसको नियर टर्म वॉलेटिलिटी के होने के कारण बावजूद इनको प्रॉफिट्स को थोड़ा बहुत हेजिंग करके स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। ओके सर, वॉर टेंशन तो दोबारा से शुरू हो गया है, बीच में थोड़ा सा थमा था। सो हाउ डू यू सी, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस जो है करेक्ट हो रहे हैं, ये डिक्लाइन ऑलरेडी जो आपने फैक्टर्स बताए हैं, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर, हाई इंटरेस्ट रेट, साथ ही राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स, ये कितना और फैक्टर ड्रिवन हो सकता है? देखिए, इस तरह का जियोपॉलिटिकल क्राइसिस बहुत एबनॉर्मल जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है, ये पहले माननी चाहिए। ये पिछले टाइम की जैसा नहीं है कि कहीं एक देश ने दूसरे देश के आगे कहीं वॉर छेड़ दिया और कुछ जियोपॉलिटिकल हुआ। ये जो हुआ है, ये पेक्यूलियरिटी जो है, चोकिंग पॉइंट वाली बात है, एनर्जी का जो आम इंपॉर्टेंट फ्लो ऑफ द एंटायर ग्लोबल। तो गोल्ड का जो रीसेंट वीकनेस, ये वो सेफ हेवन का लेवल को छोड़ दिया, ये इंडिकेट नहीं कर रही है। बट हायर इंटरेस्ट रेट और ट्रेजरी यील्ड और जो डॉलर जो हमने बताया, वो थोड़ा बहुत ओवरवेट जा रही है कंपेयर टू जियोपॉलिटिकल सपोर्ट। तो जियोपॉलिटिकल सपोर्ट को दबाते हुए इंटरेस्ट रेट सामने आ जाती है, यील्ड सामने आ जाती है और डॉलर ही आ जाती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट अगर चलती जाएगी, और अगर सॉरी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा बहुत वीकन हो जाएगी, तो यूएस इकोनॉमी और फेड का एक्सपेक्टेशन थोड़ा बहुत ईजिंग होने की संभावना है, गोल्ड को दोबारा एक स्ट्रेंथ आ सकती है। तो गोल्ड का जो ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में, ये एक एबनॉर्मल जो स्टैंड है जियोपॉलिटिकल का, ये क्राइसिस, सेफ हेवन डिड नॉट मटेरियलाइज बिकॉज ऑफ द पेक्यूलियरिटी। ये जो पेक्यूलियरिटी ऑफ द क्राइसिस, ये जो है ग्लोबल इकोनॉमिकल, फिनेंशियल एंड लिक्विडिटी क्राइसिस लाई है, जिसके एनर्जी के सप्लाई को चोक कर दिया गया है। इसके वजह से ऑयल के प्राइसेस, दाम जो बढ़ते गए, दैट इज द रीजन। जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद गोल्ड को थोड़ा बहुत करेक्ट करना पड़ा, यानी कि इसका रिवर्स ट्रेंड नहीं हुआ। जियोपॉलिटिकल में अक्सर माना जाता है कि गोल्ड में तेजी होती है करके। सर, मेरा नेक्स्ट सवाल इसी पर है, थोड़ा डिटेल में, क्योंकि सेफ हाँ हेवन जी। वॉर क्राइसिस के टाइम पे इसको माना जाता है। हमने पास्ट एक्सपीरियंस में भी देखा, लोगों का ये माइंडसेट है कि क्राइसिस के टाइम पे ऑफ कोर्स ये ऐसा हुआ भी है। बट सर यहाँ पर ऑफ कोर्स अभी, क्योंकि और भी अदर फैक्टर्स हैं, उल्टा सिनेरियो है। तो जो एक करंट स्ट्रक्चरल शिफ्ट इसको बोलेंगे, बिकॉज नाउ पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इनटू इक्विटीज, बॉन्ड्स में, तो वो एक माइंडसेट अभी करंट सिनेरियो में चेंज होता दिख रहा है? नहीं, मुझे वैसा नहीं दिख रहा है। वो जो टेम्पररी फेज है, यदि हम देखेंगे कि गोल्ड का जो अंडर परफॉर्मेंस हुआ है, वो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने से हुआ है, और मुख्य कारण जो है अभी जस्ट एक मिनट पहले जो जो बताया, फिनेंशियल लिक्विडिटी, ग्लोबल चोकिंग हम्म ऑफ द ऑयल प्राइसेस का वगैरह। तो ये जो शार्प राइज जो हुआ है, कच्चे तेल का जो दाम बढ़ने के कारण, इन्फ्लेशन का एक्सपेक्टेशन जो है, माहौल है, महंगाई दर्ज जो है, इसका एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है। और इसका करते हुए फेडरल रिजर्व थोड़ा बहुत हॉकिश ट्रेंड में चला गया। जो हमने आपने एक प्रश्न स्टार्टिंग में पूछा था कि 6 महीने पहले 2026 के जो आंकड़े हमने दिए थे गोल्ड का, और अब की जो बारी है, उस टाइम में बहुत बहुत क्लियर, साफ दिखाई दे रहा था कि आगे जाके कटौती होती जाएगी इंटरेस्ट रेट का। और अब हम देख रहे हैं कि ये कच्चे तेल के भाव की वजह से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, और उसके वजह से हॉकिश फेडरल रिजर्व का अप्रोच हुआ है। तो ये इसके वजह से ही जो है आपका डॉलर जो मजबूती हुआ, यील्ड मजबूती हुआ, और गोल्ड को थोड़ा लिमिटेड अपसाइड हुआ है। तो मान के चल सकते हैं अभी भी कि शायद दिसंबर या सितंबर में एक 25 बेसिस की कटौती, सॉरी, वृद्धि हो सकती है। तो ये सारा मुख्य कारण है जो दबाव अभी भी गोल्ड में पड़ा हुआ है। जब भी हम हाफ ईयर 2026 का देखा हमने, जनवरी से जून तक का, हाँ। एक स्ट्रॉन्ग इनफ्लो, जो पैसा का जो कैपिटल फ्लो था यूएस के टेक जो है, टेक्नोलॉजी ईटीएफ से, वहां पर एक ड्राइविंग मोमेंटम दिखाई दिया आपको। और
पब्लिक जो इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो है गोल्ड में से जो चेस कर रहे थे वहां से छोड़ के और पूरा का पूरा इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स में घुस गए थे। और यही बात है, ये स्ट्रॉन्ग इनफ्लो वहां आने के वजह से ये प्रेशर सा आ गया गोल्ड में। और अभी हम देख रहे हैं, अभी रीसेंट वीकनेस हमें दिखाई दे रहा है। नैस्डैक के 100 की बात करें या जो भी है, ये टेक के जो पोजीशंस अनवाइंड होती जा रही है, हमें ये करेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। टेक की बात कर रहा हूं, और जो हम्म। सेमीकंडक्टर एंड चिप्स एंड एआई का, तो मैं समझ रहा हूं ये पोटेंशियल सपोर्ट गोल्ड के लिए, ये करेक्शन डीपन होने के बाद दोबारा एक बाउंस बैक स्टार्ट हो सकती है। ओके सर, दूसरी कंट्रीज की बात करूंगी। चाइना जो है लगातार गोल्ड बाय कर रहा है, वहीं पर उल्टा जो है रशिया ने लगातार सेल किया है। सो हाउ डू दीज ऑपोजिंग ट्रेंड्स इम्पैक्टिंग ग्लोबल प्राइसेस? देखिए, चाइना की परचेज जो है 25 टन की मेरे ख्याल से होगा शायद। मई के आंकड़ा देखेंगे तो 25 टन की गोल्ड की परचेज किए हैं। और ये अभी भी उनका जो कंटिन्यूअसली 1.5 ईयर का जो बाइंग स्प्री कंटिन्यू होती जा रही है। दे आर कंसिस्टेंट बायर राइट फ्रॉम 2022। जब से रशिया यूक्रेन की वॉर का ब्रेकआउट हुआ तब से, तो इनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि एक्सचेंज रिजर्व में स्ट्रेंथन करना है। इंटरनेशनल स्टैंडिंग उनका ले आना है उनका करेंसी के लिए। रही बात कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन, जब भी आपने बताया, यदि रशिया या टर्की जो है उन्होंने एक्चुअली रिड्यूस किया गोल्ड रिजर्व्स का, इनका मुख्य कारण यही है, डोमेस्टिक कंसिडरेशंस था। रशिया ने अपना गोल्ड थोड़ा बहुत बेचना पड़ा क्योंकि फिनेंशियल वॉर टाइम एक्सपेंडिचर बढ़ती गई उनकी। टर्की की भी उनकी गोल्ड रिजर्व्स को सपोर्ट करने के लिए, डोमेस्टिक करेंसी को सपोर्ट करने के लिए स्टेबलाइज करना पड़ा फिनेंशियल मार्केट्स का। तो इस तरह का प्रेशर जो है रशिया एंड टर्की का था। लेकिन सामने जो है चाइना जो है कंटिन्यूसली बाइंग स्प्री में था। यदि आप आंकड़े की तरफ देखेंगे सेंट्रल बैंक का ओवरऑल ग्लोबल में, मैंने जो आंकड़ा है एक टेबल बनाया है, शायद ये पॉडकास्ट में दिखा नहीं पाऊंगा, बट मैं समझ रहा हूं कि 2021 में यदि हम देखें 4050 टन की सेंट्रल बैंक की बाइंग थी 2021 में। हम्म। 2022 में जाएंगे आप, 1080 के थे। 2023 में 1050 की थी। 2024 में 1090 की थी। इस तरह का तीनों साल में थे। 2025 में भी 850 टन की थी। यानी कि जो स्ट्रेंथ जो सेंट्रल बैंक का बाइंग का है वो अब तक तो डेफिनेटली बरकरार है। Q1 2026 जो इतने सारे दबाव में थे, उस दबाव में भी हमें 240 या 244 का टन्स का बाइंग हुई है Q1 में। तो Q2 के आंकड़े अभी तक डिक्लेयर नहीं किए हैं, वो उस आंकड़े आने की बाकी है। तो मैं समझ रहा हूं कि सेंट्रल बैंक का अप्रोच अभी भी है, ओनली फिनेंशियल प्रेशर्स की वजह से कौन से कंट्रीज जो है अपना बाइंग स्प्री को थोड़ा बहुत रिड्यूस करते हैं। हम्म। सर, अगर ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट अभी भी, क्योंकि बीच में थमा था, बट अभी फिर से हालात वही लग रहे हैं, अगर ये फर्दर इस साल की बात करूं एस्केलेट होता है, और वो भी देखना होगा कि फेड पॉलिसी का क्या स्टांस वो लोग मेंटेन करते हैं। सो डू यू सी कि फर्दर अभी भी मतलब बुलिश हैं आप कि फर्दर प्राइसेस राइज हो सकते हैं? हाँ, देखिए, गोल्ड जो है अभी कंसोलिडेशन फेज जिसे बताया मैंने, वो जो ट्रेडिंग रेंज आपने भी सही बताया कि ये रेंज में चल रही है, वही रेंज अभी भी कंसोलिडेशन फेज है। और एक हम्म। लाख चालीस या 1,50,000 का रेंज जो है, बिटवीन दैट बिकम्स अ वेरी कंसोलिडेशन रेंज, उसका ब्रेकआउट का इंतजार है। ये यदि ये रेंज होल्ड करती है आगे जाके, इन्वेस्टर्स के लिए एक अर्ली मैसेज हो जाएगा। नियर टर्म मैक्रो हेडविंड्स को टैकल करने का क्षमता रखते हैं अगर गोल्ड, तो मैं समझ रहा हूं कि ये रेंज के आगे जो चल रही है। अगर ये ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है एस्केलेट होती जाएगी, तो इसका जो मिक्स सिचुएशन आती है, इन्फ्लेशन को पुश करने की संभावना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ने की संभावना है, स्ट्रॉन्गर डॉलर होने की संभावना है, वो जो है गोल्ड को प्रेशर नियर टर्म में ला सकती है। लेकिन हमें सिर्फ ब्रेक बिलो 4,000 $3,950 वो कंफर्म कर सकती है, ये जो मैं बताया अभी। लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं देती है, ये सारा जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन, इंटरेस्ट रेट, यील्ड, डॉलर मजबूती, ये सब सिर्फ एक फंडामेंटल फैक्टर हो जाएगी। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी कि इंडिकेट करती है कि आगे जाके ये रेंज को तोड़ते हुए दिखाई देगी। ओके।
सर आखिरी सवाल होगा इस पॉडकास्ट पे आपसे, और बहुत अहम सवाल है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, लोग कंफ्यूज हैं। एक जस्ट क्लियर स्ट्रैटेजी उनको बता दीजिए, बाय, होल्ड या वेट, फॉर द कमिंग, आई विल आस्क अबाउट फॉर द 12 और फॉर द 18 मंथ्स। 2026 की जो भी गोल्ड या सिल्वर में जिस तरह का फॉल या करेक्शन हमने देखा, ये क्लियर क्लियर पेशेंस की बात है और गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय है। और जिसको पेशेंस होगा, क्षमता होगा, वो ये अपॉर्चुनिटी में, ये डिप में बाय करनी चाहिए। मेरा सलाह यही होगा। बिल्डअप करना है पोर्टफोलियो में। जिस तरह का हम स्टॉक मार्केट में शेयर्स को रखते हैं, हमें लग रहा है कि ये 2 साल के लिए मैं एक बिल्डअप करूंगा, 4-5 तिमाही का क्वार्टरली रिजल्ट्स आएगा और परफॉर्मेंस अच्छा होगा। अगर हम स्टॉक्स में इस तरह का बिलीव करते हैं, गोल्ड सिल्वर का पोजीशंस इस लो लेवल पे बिल्डअप करना बहुत अच्छा होगा। क्योंकि 26 के आगे की जो, शायद ये जो दबाव मुझे 26 की बार बार आ रही है, थोड़ा बहुत स्ट्रेच करेंगे हम फर्स्ट हाफ ऑफ 27 तक, इसका पूरा का पूरा नक्शा जो है वो पूरा का पूरा चेंज होने की संभावना है, पॉजिटिव होने की संभावना है। तो नियर टर्म में ट्रबल है। ईरान की वॉर चल रही है, इन्फ्लेशन, थोड़ा बहुत गोल्ड का प्रोस्पेक्ट शॉर्ट टर्म में दबाव डाल सकती है। पर अगर गोल्ड का लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, जैसे आपने 12-18 महीना बोला, सही बात है, वो 12-18 महीने की बात करें कि वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव, क्लाइंट्स हैव टू रिमेन पॉजिटिव, इन्वेस्टर्स बाइंग ऑन डिप्स इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी फॉर गोल्ड। चलिए, थैंक यू सो मच सर पूरी बातचीत के लिए और हमारे व्यूअर्स के सारे सवालों के जवाब देने के लिए। उम्मीद करती हूँ जल्दी ये लेवल हमें देखने को मिले और मैं फिर आपसे मुलाकात करूँ। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।